नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका मेरे करंट अफेयर ऑब्जर्वेशन सीरीज में, जो कि यूपीएससी, स्टेट पीएससी के साथ ही अन्य एग्जाम के लिए अत्यधिक सहायक है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सकें। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आज की प्रमुख सुर्खियाँ। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में प्रसाद परियोजना का उद्घाटन किया गया। इन परियोजनाओं में पर्यटक सुविधा केंद्रों और 80 घाट से राजघाट तक क्रूज बोट का संचालन आज शामिल है। अगली खबर है, लोकसभा सचिवालय द्वारा 3 सांसदों को दल विरोधी कानून के संदर्भ में एक नोटिस जारी किया गया है। लोकसभा सचिवालय ने इन संसद सदस्यों से पत्र प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर अपनी टिप्पणी देने को कहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने न्यायपालिका के लिए बुनियादी ढांचे से जुड़ी सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित परियोजना सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को मार्च 2026 तक के अगले 5 वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी दे दी है। केंद्रीय गृह मंत्री ने राज्यों और संघ शासित प्रदेशों से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की निरसित की जा चुकी धारा 66A के तहत दर्ज किए गए मामलों को तत्काल वापस लेने के लिए कहा है। अमेरिका और नाटो सैन्य बलों की वापसी के बाद तालिबान द्वारा अफगानिस्तान के कई हिस्सों पर कब्जा किया जा चुका है। भारत के लिए अफगानिस्तान में जारी वर्तमान संकट एक चिंता का विषय बन गया है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा 9,800 करोड़ रुपए के विशेष पशुधन सेक्टर पैकेज के अनुदान के साथ क्रियान्वयन की मंजूरी दे दी गई है। और नागर विमानन मंत्रालय द्वारा ड्रोन नियम 2021 को संशोधित मसौदा जारी कर दिया गया है। तो आइए देखते हैं इन खबरों को विस्तार से। तो सबसे पहले देखते हैं उन खबरों को जो सामान्य अध्ययन 1 से संबंधित हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में प्रसाद परियोजना का उद्घाटन किया गया। अगर इसका हम सामान्य अध्ययन 1 प्रश्न पत्र के विषय से संबंधित देखें तो ये भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक की कला के रूप, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल होंगे से संबंधित है। तो आइए देखते हैं प्रसाद योजना के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं प्रसाद योजना की फुल फॉर्म। तो अगर आपके पेपर में सबसे पहले ये आ सकता है कि प्रसाद योजना की फुल फॉर्म क्या होगी, और उनको आपको एक सेंटेंस दे रखा होगा, उसमें आपसे गलत 1 या 2 शब्द गलत कर दिए जाएंगे, उसी में आपको पहचानना होगा। तो इसकी फुल फॉर्म है पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव, अर्थात राष्ट्रीय तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान। इसे भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित किया जाता है। अर्थात अगर आपसे प्रश्न यह है कि प्रसाद योजना में क्या राज्य सरकारें कुछ अपना योगदान देती हैं, तो नहीं, केवल इसको केंद्र सरकारी रुपए देती है। साथ ही साथ इसे वर्ष 2014-15 में पर्यटन मंत्रालय द्वारा तीर्थ यात्रा और विरासत स्थलों के एकीकृत विकास के उद्देश्य से शुरू किया गया था। तो आपसे प्रश्न बन सकता है कि प्रसाद योजना को किसने स्टार्ट किया, तो वो है पर्यटन मंत्रालय। इसकी तीसरी खबर है कि इस योजना के उद्देश्यों में तीर्थ यात्रा और विरासत स्थलों पर बुनियादी ढांचे जैसे सड़क, रेल और जल परिवहन के माध्यम से इन जगहों में प्रवेश स्थलों, आखिरी छोर तक कनेक्टिविटी, पर्यटन की सुविधा आदि का विकास करना इसमें सम्मिलित किया गया है। अर्थात इसमें उन सभी स्थलों तक पहुंच को सुनिश्चित करने का कार्य किया जा रहा है। तो आइए देखते हैं सामान्य अध्ययन 2 से विषय से संबंधित खबरों को। सबसे पहली खबर है दल विरोधी कानून अर्थात एंटी डिफेक्शन लॉ की। हाल ही में लोकसभा सचिवालय द्वारा 3 सांसदों को दल विरोधी कानून के संदर्भ में एक नोटिस जारी किया गया है। इन सांसदों के राजनीतिक दलों द्वारा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के समक्ष इन सदस्यों की दल विरोधी कानून के तहत आयोग घोषित करने की मांग करते हुए याचिका दायर की है। लोकसभा सचिवालय ने इन संसद सदस्यों के पत्र प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर अपनी टिप्पणी देने को कहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लोकसभा के इस टाइम अध्यक्ष कौन है, वो है श्री ओम प्रकाश बिरला जी। तो अगर इसका टॉपिक से लिंक देखें तो ये भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना से है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं आखिर दल विरोधी कानून है क्या। संविधान में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा एक नई अनुसूची 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो आपको यहाँ पे 2 प्रश्न सीधे सीधे मिल जाएंगे कि दल विरोधी कानून को किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया, तो वो है 52, और इसको कब जोड़ा गया, वो है 1985। और इसको क्योंकि इसमें एक नई अनुसूची जोड़ी गई, 10वीं अनुसूची, तो ये अपने आप में ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इस संशोधन का उद्देश्य सांसदों और विधायकों द्वारा अपने मूल राजनीतिक दलों जिनके टिकट पर चुनाव लड़ा था को छोड़कर अन्य दलों में शामिल होने पर रोक लगाकर सरकार को स्थिरता लाना था। क्योंकि उस टाइम पे एक
मुहावरा बन चुका था, आया राम गया राम, कि इन्होंने 3 दिन में 2 पार्टियों या 3 पार्टियों को चेंज कर दिया था। इसलिए क्या हुआ कि टिकट वो किसी राजनीतिक पार्टी से ले रहे हैं और शामिल किसी और में हो जाते हैं। तो इसकी रोक करने के लिए और साथ ही साथ सरकार को एक स्थिरता लाने के लिए इस कानून को लाया गया। इसके अंतर्गत राजनीतिक निष्ठा के परिवर्तन करने वाले सदस्यों को संसदीय सदस्यता से वंचित करना तथा मंत्री बनने पर प्रतिबंध करने का प्रावधान किया गया था। क्योंकि विपक्षी दल क्या करते थे, उनको कोई मंत्री बनाने का लालच देकर या कोई बड़ी पोस्ट देकर उनको अपनी तरफ खींचने का कार्य करते थे, जिससे कि सरकारें इससे नहीं रह पा रही थी। उसी को देखते हुए इस कानून का प्रावधान किया गया। तो आखिर देखते हैं कि किसी भी सदस्य की डिस्क्वालिफिकेशन के क्या बेस हैं, उनके क्या आधार हैं। तो उसके आधार इस प्रकार हैं: यदि किसी राजनीतिक दल से संबंधित सदस्य का सदन से स्वेच्छा से अपनी राजनीतिक पार्टी की सदस्यता त्याग देता है, अथवा यदि वह सदन में अपने राजनीतिक दल के निर्देशों के विपरीत मत देता है अथवा मतदान में अनुपस्थित रहता है तथा अपने राजनीतिक दल से उन 15 दिनों के भीतर क्षमादान ना पाया हो। इसका मतलब ये हुआ कि सभी पार्टियां व्हिप जारी करती हैं, मतलब एक आदेश निकालती हैं कि अगर कहीं पर भी ये काम नहीं करना है या किस तरह करना है उसके विपरीत कार्य किया जाए, या फिर कोई वोटिंग के दौरान वो कहते हैं आपको इनको वोट देना है तो वो इनके अपोजिट वोट दें, या फिर वोट देने ही ना आए और साथ ही साथ 15 दिन के अंदर उनको पार्टी हाईकमान क्षमादान न दें तो वो निर्योग्य साबित हो जाएंगे। इसके अलावा इस चुनाव के बाद कोई निर्दलीय उम्मीदवार किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। साथ ही साथ यदि विधायिका का सदस्य बनने के 6 महीने बाद कोई नामित सदस्य अर्थात जिसको नॉमिनेट किया जाता है, चाहे वो राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किया जाए, चाहे वो लोकसभा का हो या फिर राज्यसभा का हो, किसी पार्टी में शामिल होता है और 6 महीने बाद, तो भी उसकी सदस्यता निरस्त हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हर जगह निरस्त होगी, इसमें कुछ अपवाद भी हैं। तो देखते हैं एक्सेप्शन क्या क्या है। हालांकि सदन में सदस्य कुछ परिस्थितियों में निर्भरता के जोखिम उठाए बिना अपनी पार्टी बदल सकते हैं। उसके क्या क्या तरीके हैं? सबसे पहला क्या है, इस विधानसभा में किसी दल के द्वारा किसी अन्य दल में विलय करने की अनुमति दी गई है, बशर्ते उसके कम से कम 2/3 विधायक विलय के पक्ष में हो। अर्थात अगर किसी पार्टी में टोटल 9 उम्मीदवार हैं, उसका 2/3 यानी कि 6 उम्मीदवार अगर किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो ना तो ये शामिल होने वाले अयोग्य होंगे और ना ही ये जो 3 रह गए वो निर्योग्य होंगे। तो आइए देखते हैं पीठासीन अधिकारी के निर्णय की न्यायिक समीक्षा हो सकती है या नहीं, अर्थात इसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट क्या इसको देख सकता है उनके निर्णयों के, तो क्या है इसका प्रावधान। इस विधान के प्रारंभ में कहा गया है कि पीठासीन अधिकारी का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं होगा। स्टार्टिंग में इसको जुडिशियल रिव्यू से परे रखा गया था, लेकिन 1992 में उच्चतम न्यायालय ने इस प्रावधान को खारिज कर दिया तथा इस संदर्भ में पीठासीन अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय में अपील की अनुमति प्रदान की गई है। अर्थात अगर इनके निर्णय के खिलाफ आपको कहीं अपील करनी है तो आप कहाँ जाएंगे? या तो आप जाएंगे हाई कोर्ट और या फिर आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। आप इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं जा सकते। कम से कम आपको सबसे पहले कहाँ जाना होगा? हाई कोर्ट के अंदर। हालांकि यह तय किया गया है कि पीठासीन अधिकारी के आदेश के बिना कोई भी न्यायिक हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। मतलब सबसे पहले जो चेयरपर्सन है वो अपना निर्णय सुनाएगा, उस निर्णय के खिलाफ आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, उससे पहले नहीं जा सकते हैं। पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्णय लेने के लिए समय सीमा क्या तय की गई है? इस कानून के अंतर्गत पीठासीन अधिकारियों को अयोग्यता की याचिका पर फैसला करने के लिए कोई समय सीमा नहीं निर्धारित की गई है, अर्थात ये कार्य उनके विवेक पे छोड़ दिया गया है। दल बदल के मामले में कोई भी अदालत केवल पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्णय लेने के बाद ही हस्तक्षेप कर सकती है, अतः याचिकाकर्ता के पास एकमात्र विकल्प मामले पर निर्णय होने के तक इंतजार करना होता है। अर्थात जब तक चेयरपर्सन उसको ऑर्डर नहीं दे देता है या कोई निर्णय नहीं दे देता है तब तक आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। इसी से संबंधित एक फेमस मामला है जो है कि हो तो हुलोहान, जिसमें अदालत ने विधायकों की अयोग्यता के मामले पर फैसला करने में अध्यक्ष के लिए प्राप्त विवेकाधिकार शक्ति को बरकरार रखा था, क्योंकि उसने उसको विवेकाधिकार शक्ति को दे दिया कि उसको क्या निर्णय ले, उसके विवेक पे है, उस पर कोई भी प्रेशर नहीं डाला जा सकता। न्यायपालिका के लिए बुनियादी ढांचे से जुड़ी सुविधाओं के विकास हेतु केंद्र प्रायोजित योजना, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज फॉर जुडिशरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने न्यायपालिका के लिए बुनियादी ढांचे से जुड़ी सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित परियोजना अर्थात सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को मार्च 2026 तक अगले 5 वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी दे दी है। अगर इसका टॉपिक से लिंक देखें तो ये सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उसके अविकल्पन तथा कार्यकल्प के कारण उत्पन्न विषय है। इस पर आने वाली कुल 9,000 करोड़ रुपए की लागत में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 5,357 करोड़ रुपए होगी, जिसमें ग्राम न्यायालय योजना और न्याय दिलाने एवं कानून सुधार से जुड़े
अन्य राष्ट्रीय मिशन के जरिए मिशन मोड में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 50 करोड़ रुपए की लागत भी शामिल है। तो आइए देखते हैं इस योजना के बारे में। एक केंद्र प्रायोजित परियोजना 1993-94 से शुरू चली आ रही है। साथ ही साथ केंद्र सरकार इस योजना के माध्यम से सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में न्यायिक अधिकारियों यानी जुडिशियल ऑफिसर के लिए न्यायालय भवनों, आवासीय क्वार्टर के निर्माण के लिए राज्य सरकारों को संसाधनों में वृद्धि करती है। केंद्र सरकार राज्य सरकार को रुपए प्रावधान करके उनको ये हेल्प करती है कि वो जो जुडिशरी मेंबर्स हैं उनके कोर्ट के भवनों को मरम्मत किया जा सके, उनका निर्माण किया जा सके, उनके क्वार्टर बनाए जा सकें। उनके रुपए का योगदान केंद्र सरकार द्वारा भी किया जाता है, राज्य सरकार भी इसमें रुपए लगाती है। इस योजना का अगर लाभ देखें या इसका महत्व देखें तो ये योजना पूरी देश में जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों, अन्य न्यायाधीशों, अन्य अधिकारियों के लिए सुसज्जित कोर्ट हॉल और आवासीय सुविधाओं की उपलब्धता में वृद्धि करेगी। इससे न्यायपालिका के समग्र कामकाज और प्रशासन में सुधार करने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ ग्राम न्यायालयों को दी जाने वाली निरंतर सहायता आम आदमी को उसके दरवाजे तक त्वरित, पर्याप्त और किफायती न्याय मुहैया कराने में प्रोत्साहन देगा। तो आइए देखते हैं कि ग्राम न्यायालय क्या होता है जो आम आदमी इससे सीधी पहुंच कर सकता है। तो ग्राम न्यायालय क्या है? बेसिकली भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में न्याय प्रणाली तक त्वरित और आसान पहुंच उपलब्ध कराने के लिए ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत ग्राम न्यायालयों या ग्राम अदालतों की स्थापना की गई। ग्राम न्यायालय अधिनियम 2 अक्टूबर 2009 से लागू है। तो आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा कि ग्राम न्यायालय को कब से शुरुआत की गई? तो इन्हें 2009 से लागू किया गया। तो देखते हैं ग्राम न्यायालय के अंदर क्या क्या अधिकार क्षेत्र है, वो कहाँ कहाँ की निर्णयों में अपनी भागीदारी कर सकते हैं। तो ग्राम न्यायालय का अधिकार क्षेत्र संबंधित उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट क्षेत्र में विस्तारित हो सकता है। यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देगी और उस स्टेट गवर्नमेंट उसको निर्देश देगा तो बता सकते हैं आप कौन कौन क्षेत्र में क्या क्या कर सकते हैं। ग्राम न्यायालय इस संबंध में व्यापक प्रचार करने के बाद अपने अधिकार क्षेत्र में किसी भी स्थान पर मोबाइल कोर्ट के रूप में कार्य कर सकते हैं। मोबाइल कोर्ट का मतलब होता है ऐसे कोर्ट जिसे कहीं भी शुरू किया जा सके। जज जहाँ पे बैठ जाएगा कोर्ट वही माना जाएगा। तो आज इस गांव में बैठे हुए हैं, कल दूसरे गांव में बैठे हैं, तो इसको बोला जाता है मोबाइल कोर्ट, यानी कि एक जगह पे स्टेबल नहीं है। इनके पास अपराधों के संबंध में दीवानी और फौजदारी दोनों क्षेत्राधिकार आते हैं। तो आपसे अगर क्वेश्चन किया जाए कि ग्राम न्यायालय जो होते हैं उनके पास कौन 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 से क्षेत्राधिकार हैं, क्रिमिनल हैं, सिविल हैं या फिर दोनों हैं, तो इसका आंसर होगा कि दोनों अधिकार हैं। साथ ही साथ ग्राम न्यायालयों को कुछ ऐसे साक्ष्यों को स्वीकार करने की शक्ति दी गई है जो कि आमतौर पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत स्वीकार नहीं होते हैं। तो ग्राम न्यायालयों की संरचना देखें तो ग्राम न्यायालयों की अध्यक्षता एक न्यायाधिकारी द्वारा की जाती है जिसके लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के समान शक्तियां, वेतन और लाभ प्राप्त होता है। इन न्यायाधिकारियों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा संबंधित उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। अर्थात अगर हाई कोर्ट किसी को वहाँ पे नियुक्त करने का परामर्श देता है तो स्टेट गवर्नमेंट उसको वहाँ पे क्या करेगी? नियुक्त कर देगी। और ये परामर्श सलाहकारी रूप में होता है, बट सभी स्टेट गवर्नमेंट इसको मानती हैं क्योंकि अभी तक ऐसा कोई बात आई नहीं कि बातकारी है नहीं, लेकिन फिर भी स्टेट गवर्नमेंट सबको मानती है। धारा 66A के तहत दर्ज मामले रद्द किए जाएंगे। केंद्र सरकार हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों और संघ शासित प्रदेशों से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की निश्चित की जा चुकी धारा 66A के तहत दर्ज किए गए मामलों को तत्काल वापस लेने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर आक्षेप व्यक्त किया है कि शीर्ष अदालत द्वारा इस धारा को रद्द करने के 6 साल बाद भी इसे लागू किया जा रहा है। इसके बाद गृह मंत्रालय ने यह निर्देश जारी किया गया है। तो आइए देखते हैं कि टोटल मामला है क्या क्या प्रकरण है। आईटी अधिनियम की धारा 66A को समाप्त किए जाने के 7 साल बाद भी मार्च 2021 तक 11 राज्यों की जिला अदालतों के समक्ष 745 मामले अभी भी लंबित और सक्रिय हैं, जिनमें आरोपी व्यक्तियों पर आईटी अधिनियम की धारा 66A के तहत अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा रहा है। जो आईटी अधिनियम आज से 6 साल पहले 7 साल पहले बंद किया जा चुका है और कोर्ट अभी भी उस पर लगे पड़े हैं, लोगों को सजा दे रहे हैं, तो ये कहाँ तक वैध है? इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने, केंद्र सरकार ने इनको निर्देश दिया कि आप इन्हें खत्म करें। तो आइए देखते हैं इसकी पृष्ठभूमि क्या है। धारा 66A को क्रूर करार दिया गया था क्योंकि इसके तहत कई निर्दोष व्यक्तियों की गिरफ्तारी की अनुमति दी गई थी। इस धारा को खत्म करने के लिए एक जन आक्रोश भड़क उठा था। इन सब कारणों से सुप्रीम कोर्ट द्वारा मार्च 2015 में श्रेया सिंघाल बनाम भारत संघ मामले में इसे असंवैधानिक करार देते हुए निश्चित किया गया था। तो आपको आईटी अधिनियम का कौन सा मामला इसमें प्रमुख याद रखना है, वो है श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ।
तो आइए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा धारा 66 को हटाए जाने के मेन कारण क्या थे। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार धारा 66 ए संविधान के अनुच्छेद 19 से, जिसका संबंध स्वतंत्रता के अधिकार से है, मनमाने ढंग से, अश्रयपूर्वक और असमान रूप से अव्यक्त की स्वतंत्रता के अधिकार पर हमला करती है और इन पर लगाए जाने वाले उचित प्रतिबंधों के बीच संतुलन को बिगाड़ती है। इसके अलावा प्रावधान अपराधों की परिभाषा व्याख्या के लिए खुली हुई और अप्रवासित है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के अनुसार प्रावधानों में पूरी तरह से खुले और अप्रवासित अभिव्यक्तियों या पदों का इस्तेमाल किया गया है और इस्तेमाल की जाने वाली हर व्यक्ति में अर्थ अस्पष्ट है। ये पूरी तरह से ना तो डिफाइन की गई है, ना इसको पूरा एलोबरेट किया गया आखिर होगा क्या। जो व्यक्ति किसी एक के लिए अपमानजनक हो सकती है, वह दूसरे के लिए अपमानजनक नहीं हो सकती है। ऐसा हो सकता है कुछ लोगों को बात करने में, नॉर्मली बात करने में गाली देना एक उनकी आम तकिया कलाम हो जाता है, जबकि दूसरे व्यक्ति के लिए वो गलत होता है, आपत्तिजनक होता है। तो यही बात इसमें कही गई है। जो व्यक्ति किसी की खींच या असुविधा का कारण हो सकती है, वह दूसरे को अव्यक्त या असुविधा कारण नहीं भी हो सकती है। हो सकता है एक बात से कोई खास समुदाय, खास तबका या खास इंसान परेशान हो, जबकि दूसरे को उसको कोई फर्क ना पड़े या उसे आनंद आए। यहाँ तक कि लगातार अव्यक्ति या पद भी पूरी तरह से गलत है। आप लगातार किसी बोलते रहिए, वो भी ठीक नहीं है। तो आइए देखते हैं आखिर धारा 66 है क्या। धारा 66 ए कंप्यूटर या किसी अन्य संचार उपकरण जैसे मोबाइल फोन या टैबलेट के माध्यम से आपत्तिजनक संदेश भेजने पर सजा को परिभाषित करती है। इस तरह दोषी को अधिकतम 3 साल की सजा और जुर्माना हो सकता है। संविधान के अनुच्छेद 137 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को अपने किसी भी निर्णय या आदेश की समीक्षा करने की शक्ति दी गई है। इसी आर्टिकल के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया है। तो आपसे प्रश्न ये बन सकता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णयों पर किस आर्टिकल के तहत अपनी समीक्षा दोबारा कर सकता है, उन्हें दोबारा रिव्यू कर सकता है। तो वह आर्टिकल 137। तो अगर इसका हम देखें किस विषय से लिंक है, तो ये है संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां। आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया और सामाजिक नेटवर्किंग साइटों की भूमिका, साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातें, धन शोधन और इसे रोकना। तो आइए अगला टॉपिक देखते हैं, अफगानिस्तान में भारत का निवेश। भारत के लिए अफगानिस्तान में जारी वर्तमान संकट चिंता का विषय है, क्योंकि हमें पता है अमेरिका और वहाँ की नाटो जो सेनाएं थी, जो वहाँ पे शांति स्थापित करने में सहायता कर रही थी, वो वापस चली गई हैं और इसके बाद फिर वहाँ पे कट्टरवादी समूह तालिबान द्वारा देश के कई हिस्सों पर कब्जा किया जा चुका है। तो अगर हम इसका देखें किस टॉपिक से लिंक करते हैं, भारत के हितों पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव प्रवासी भारतीयों से संबंधित है। तो आइए देखते हैं भारत की अगर नाटो चली गई, अगर वहाँ तालिबान ने कब्जा कर लिया है या तालिबान वहाँ पे अपनी सरकार बनाना चाह रहा है, तो उससे भारत की चिंता क्या है। सबसे बड़ी चिंता क्या है, अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद देश में भारत की कोई भूमिका होने की संभावना कम हो सकती है और खराब स्थिति में इनकी राजनयिक उपस्थिति भी समाप्त हो सकती है। क्यों? क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और अगर किसी देश में लोकतांत्रिक रूप से चुनी सरकार वहाँ पे नहीं बैठेगी, तो सीधी बात है लोकतंत्र देश को कभी सम्मान नहीं करेगी और लोकतांत्रिक देश ही वहाँ से पीछे हटेगा। दूसरा क्या है, इससे अफगानिस्तान के साथ जिन सदियों पुराने रिश्ते को फिर से नया करने में लगभग 20 वर्षों का समय लगा था, उसमें उलटफेर हो सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है कि अफगानिस्तान से हमारा रिश्ता तब का है जब से यहाँ पे अमिताभ बच्चन जी ने खुदा गवाह अपनी मूवी बनाई है। साथ ही साथ तालिबान की संभावित जीत से अफगानिस्तान की विभिन्न परियोजनाओं, बांधों, सड़कों, व्यापारिक अवसंरचनाओं में किए गए $3 अरब के भारतीय निवेश को भी खतरा हो सकता है। भारत ने यहाँ पे निवेश क्यों किया है वो आपको भी थोड़ी देर में पता चल जाएगा, क्यों अफगानिस्तान हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है और अगर यहाँ पे तालिबान सरकार बनती है तो हमें यहाँ पे क्या हानियां होंगी। तो आइए देखते हैं। अफगानिस्तान के सभी जो कुल 34 प्रांत हैं, वहाँ पे भारत ने हर जगह इन्वेस्ट किया है और लगभग 400 से अधिक परियोजनाओं को वहाँ पे शुरू किया है, जिससे आज अफगानिस्तान का कोई भी हिस्सा अछूता नहीं रह गया है। साथ ही साथ भारत अफगानिस्तान रणनीतिक साझेदारी समझौते 2011 के तहत भारत ने अफगानिस्तान के बुनियादी ढांचे और संस्थानों के पुनर्निर्माण, शिक्षा और विभिन्न क्षेत्रों में क्षमता निर्माण हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया था और यहाँ पे वो निवेश किया। तो आइए देखते हैं भारत ने यहाँ पे क्या क्या अफगानिस्तान की सहायता की और क्या क्या काम करवाए। तो सबसे पहला इसका एग्जाम्पल है सलमा बांध। ये अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में अवस्थित है। तो आपके बाद क्वेश्चन आएगा कि सलमा बांध पहले किस देश में अवस्थित है, तो वो कहाँ पे है, अफगानिस्तान में, और किस प्रांत में, वो है हेरात में। इसमें 42 मेगावाट क्षमता का बांध बनाया गया है। यह जल विद्युत और सिंचाई परियोजना है जिससे कई बाधाओं को पार करते हुए पूरी किया गया है और वर्ष 2016 में इसका उद्घाटन किया गया था। सलमा बांध के लिए अफगान भारत मैत्री बांध के रूप में जाना जाता है। तो सलमा बांध को दूसरा नाम क्या दिया गया है,
अफगान भारत मैत्री बांध, यानी कि ये आप देखिए, ये वो डैम है जिसकी हम बात कर रहे हैं। इस डैम पे लिखा हुआ है अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम। तो इसका ये व्यू ऊपर से लिया गया है। इस डैम को ही नीचे पानी किधर से आता है वो यहाँ पे है, और साथ ही साथ इसका ये सेटेलाइट व्यू है। इसी तरह दूसरी परियोजना है जरांज डोरनाम हाईवे। ये भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत की अफगानिस्तान में दूसरी हाई प्रोफाइल परियोजना, जिसे सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित किया गया है, जो कि कुल 218 किलोमीटर लंबा है, जिसका नाम जरांज डेलाराम राजमार्ग है। जरांज अफगानिस्तान ईरान सीमा के नजदीक स्थित है। 150 मिलियन डॉलर लागत वाली ये राजमार्ग खास रूट नदी के साथ साथ जरांज के उत्तर पूर्व में स्थित डेलाराम तक जाता है। तो आइए देखते हैं इसका मैप में कहाँ पे है। तो देखिए आप, यहाँ पे आप देखिए, ये आपका है भारत। ये भारत का रहा कांडला पोर्ट, जो कहाँ पे है, जो आपका है गुजरात में। दूसरा ये मुंबई पोर्ट। तो भारत को क्या करना है, भारत को अपने व्यापार करना है या तो मध्य एशिया के साथ, यहाँ पे अफ्रीकी कंट्री के साथ, और इधर आप ऊपर चले जाएंगे तो किसके साथ होगा, यहाँ पे यूरोपीय कंट्री के साथ। तो भारत सीधा यहाँ पे जा सकता था, लेकिन आपको पता है यहाँ पे हमारे सबसे परम मित्र कौन उपस्थित हैं, पाकिस्तान, जो हमको हमारे पड़ोसी की तरह कहाँ आगे जाने नहीं दे रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अफगान का सहारा चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान ही वही चाबी है जो आपको कहाँ ले जाएगी, एक तो यूरोप ले जाएगी, दूसरा मध्य एशिया में भी ले जाएगी, तीसरा क्या करेगी, अफगानिस्तान में भी, आप सॉरी, अफगानिस्तान आपको इधर अफ्रीकन कंट्री में लाने में सहायता करेगी। तो ये हमारे लिए सबसे की फैक्टर देश है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आइए अभी देखें कि अफगानिस्तान का जरूरी क्यों है हमारे लिए। तो सबसे पहले क्या किया हमने, हमने क्या किया, ईरान में एक पोर्ट को हमने निर्माण करो किया है, वो है चाबहार। तो पहले हम यहाँ से भारत से कहाँ जाएंगे, चाबहार, क्योंकि पाकिस्तान से जा नहीं सकते डायरेक्ट, तो पहले कहाँ जाएंगे, चाबहार। चाबहार से हम पहुंचेंगे कहाँ पे, जरांग में। और जरांग कहाँ पे, ये अफगानिस्तान और ईरान के बॉर्डर पे। इसके बाद कहाँ होगा, दिलाराम। दिलाराम से फिर हम कहाँ पहुंच जाएंगे, कंधार। और कंधार से कहाँ पहुंच जाएंगे, काबुल। और काबुल से होते हुए कहाँ निकल जाएंगे हम, यूरोप में। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। अगला है अफगान संसद। काबुल में अफगानिस्तान के संसद भवन निर्माण में 90 मिलियन डॉलर की लागत से भारत द्वारा किया गया। यानी कि अफगानिस्तान के काबुल में जो संसद बनाई गई है, उसको भारत ने कितना वित्तीय सहयोग दिया है, 90 मिलियन डॉलर का। इस संसद भवन को वर्ष 2015 में खोला गया था, और इस भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। तो ये देखिए, ये है वहाँ की संसद। ये आप व्यू देखिए वहाँ की संसद का। अगला है स्टोर पैलेस। भारत ने काबुल में स्टोर पैलेस का पुनर्निर्माण किया, और वर्ष 2016 में अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। स्टोर पैलेस को मूल रूप से 19वीं शताब्दी के अंत में बनाया गया था। इसी महल में वर्ष 2019 में रावलपिंडी समझौता हुआ था, जिसके द्वारा अफगानिस्तान एक स्वतंत्र देश बना। तो आपसे क्वेश्चन बनता है कि किस समझौते द्वारा अफगानिस्तान एक स्वतंत्र देश बना, तो वो था 1919 में हुआ रावलपिंडी समझौता। साथ ही साथ आप देखेंगे जितने भी निर्माण हो रहे हैं, ये आपके अभी 2011 और 20 के बीच में हो रहे हैं, क्योंकि भारत को अगर अपनी पावर सुपर पावर में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले उसे चारों तरफ अपनी पहुंच बनानी होगी। क्योंकि हम पाकिस्तान के थ्रू जा नहीं सकते, तो हमें क्या होगा, अफगानिस्तान का साथ लेना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। इस साथ अगला है, ये देखिए आप स्टोर पैलेस को आप देखिए, ये वहाँ की भव्य इमारत का निर्माण भारत की सहायता से किया गया है। साथ ही साथ है, भारत ने आगा खां विरासत परियोजना और काबुल के दक्षिण में स्थित 6वीं शताब्दी में निर्मित बाला हिसार किले के जीर्णोद्धार के लिए 1 मिलियन डॉलर देने का वादा किया हुआ है। बाद में बाला हिसार मुगल शासकों का एक महत्वपूर्ण किला बन गया था, क्योंकि इसका अगर हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देखें तो यहाँ पे क्या हुआ है, बाला हिसार में हुआ क्या है कि ये मुगल शासकों का एक महत्वपूर्ण किला है, बनाया गया, और उसे कुछ हिस्सों को जहांगीर द्वारा पुनर्निर्मित कराया गया था। शाहजहां ने इस किले को अपने आवास के लिए भी इस्तेमाल किया था। तो ये मुगल काल टाइम से हमारे लिए जरूरी है, देख रहे हैं, वो हमारा लिंक है वहाँ पे। साथ ही साथ पाकिस्तान द्वारा स्थल मार्गों से व्यापार करने की अनुमति नहीं दी जाने के बावजूद भारत अफगानिस्तान व्यापार में वृद्धि हो रही है, और इसके लिए वर्ष 2017 में एक हवाई माल भाड़ा कॉरिडोर भी बनाया गया है। दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय व्यापार में 2019-20 में 3 अरब डॉलर का व्यापार किया गया है। अगर हम देखें भारत के लिए अफगानिस्तान का महत्व क्या है, क्यों अफगानिस्तान इतना फोकस कर रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान इस क्षेत्र में भारत के सामरिक हितों के लिए महत्वपूर्ण है। वो मैंने बता दिया किस लिए, क्योंकि वहाँ पे आर्थिक लाभ भी उसके छुपे हुए हैं। साथ ही साथ यह द शेष देशों यानी साउथ एशिया एसोसिएशन और रीजनल कॉर्पोरेशन में शायद एकमात्र ऐसा देश है जिसके नागरिकों में भारत के प्रति बहुत लगाव लगा हुआ है, कि इनके संबंध अच्छे बने हुए हैं, मधुर संबंध से बने हुए हैं।
तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अफगानिस्तान से क्या लाभ हैं, क्या हानियां, क्या हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये प्रश्न पेपर में जरूर मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं सामान्य अध्ययन 3 से विशेष संबंधित खबरों में। तो सबसे पहली खबर है पशुधन क्षेत्र के लिए विशेष पैकेज संदर्भ। हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति अर्थात कैबिनेट कमेटी और इकोनॉमिक अफेयर्स द्वारा विशेष पशुधन सेक्टर पैकेज के क्रियान्वयन को मंजूरी दे दी गई है, जो पैकेज कितने का है, 9,800 करोड़ रुपए का। इस योजना का उद्देश्य पशुधन क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देना है और पशुपालन क्षेत्र में संलग्न किसानों के लिए पशुपालन को अधिक लाभकारी बनाना है। इसमें राज्य सरकारों, राज्य सहकारिताओं, वित्तीय संस्थाओं, बाहरी वित्तीय एजेंसियों और अन्य हितधारकों के निवेश भी शामिल है, यानी कि बाहर से भी आप निवेश इसमें कर सकते हैं। तो इसका लिंक देखें अगर पेपर 3 में, तो इसका टॉपिक है प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कृषि सहायता, न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित विषय, जन वितरण प्रणाली, उनके उद्देश्य, कार्य, सीमाएं, सुधार, बफर स्टॉक तथा खाद्य सुरक्षा संबंधी विषय, प्रौद्योगिकी मिशन, पशुपालन संबंधी अर्थशास्त्र। तो ये इकोनॉमिक टॉपिक से लिंक है। तो आइए इसका विवरण देखते हैं। इस पैकेज को 2021-2022 से शुरू होने वाले अगले 5 वर्षों के लिए पशुपालन और डेयरी विभाग की योजनाओं के विभिन्न घटकों को संशोधित और पुनः व्यवस्थित करके डिजाइन किया गया है। इसके आधार पर विभाग की सभी योजनाओं को 3 बृहद विकास योजनाओं की श्रेणियों में समाविष्ट किया जाएगा। तो ये 3 बृहद योजनाएं क्या क्या है, तो देखते हैं। पहली योजना है विकास कार्यक्रम, दूसरी योजना है रोग नियंत्रण कार्यक्रम और तीसरी योजना है अवसंरचना विकास निधि। तो देखते हैं इनके अंतर्गत क्या क्या है। विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय गोकुल मिशन, राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय पशुधन मिशन और पशुधन की गणना तथा एकीकृत नमूना सर्वेक्षण को उपयोजनाओं के तौर पर शामिल किया जाएगा। साथ ही साथ अगर हम देखें रोग नियंत्रण कार्यक्रम में, तो इसका नाम बदलकर पशुधन स्वास्थ्य व रोग नियंत्रण कार्यक्रम, रोग नियंत्रण कार्यक्रम से क्या नाम बदलकर रखा गया है, पशुधन स्वास्थ्य व रोग नियंत्रण कार्यक्रम रख दिया गया है। इसमें मौजूदा पशुधन स्वास्थ्य व रोग नियंत्रण और राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम को भी शामिल किया गया है। अगर देखें तीसरी विकास योजना, इसका नाम अवसंरचना विकास निधि है। इसके अंतर्गत पशुपालन अवसंरचना विकास निधि और डेयरी अवसंरचना विकास निधि को आपस में मिला दिया गया है, यानी कि AHIDF और DIDF को आपस में मर्ज कर दिया गया है। इसके तहत अवसंरचना विकास निधि तैयार की गई है। डेयरी गतिविधियों में संलग्न डेयरी सहकारिताओं और किसान उत्पादन संगठनों को भी इस तीसरी श्रेणी में शामिल कर लिया गया है, ताकि डेयरी सहकारिताओं को भी सहायता मिल सके। तो आइए देखते हैं कि ये इस योजना का महत्व क्या है। तो भारत में बड़ी संख्या में किसान अपनी आजीविका के लिए पशुपालन पर निर्भर है। हमें पता है हम एक कृषि प्रधान देश है और नियरली हम 60% लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। कृषि को और कृषि के सहायक कौन है, पशु, तो पशुपालन पर किसान भी निर्भर है। यह पशुधन क्षेत्र लगभग 55% ग्रामीण आबादी की आजीविका में सहयोग करता है। साथ ही भारत में पशुओं की संख्या विश्व में सर्वाधिक है। तो आपसे प्रश्न अगर ये आए तो विश्व में सबसे अधिक पशु किस देश में पाए जाते हैं, तो उसका उत्तर होगा भारत। 20वीं पशुधन गणना के अनुसार देश में पशुधन की संख्या 7 करोड़ 8 लाख है, जो वर्ष 2012 की पशुधन गणना की तुलना में 4.4%, 6% अधिक है। आइए अगली खबर को देखते हैं। मसौदा ड्रोन नियम 2021, ड्राफ्ट और ड्रोन रूल 2021। तो हाल ही में नागर विमानन मंत्रालय द्वारा ड्रोन नियम 2021 द्वारा का संशोधित मसौदा जारी किया गया है। विश्वास, स्वप्रमाणन और गैर दखलंदाजी निगरानी के सिद्धांत पर आधारित यह ड्रोन नियम 2021 इससे पहले जारी किए गए UAS नियम 2021, जिसे 12 मार्च 2021 को जारी किया गया, को प्रस्तावित करेगा। और इसका अगर हम टॉपिक से लिंक देखें तो ये विकास और फैलते उग्रवाद के बीच संबंध है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को रिशफल किया गया है और कुछ नए मंत्री बनाए गए। उसमें ही आपको पता है जो एविएशन मिनिस्टर है वो हैं MP के ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। तो उन्हीं के देखरेख में अभी तुरंत ही इसमें परिवर्तन किया गया है। तो इस कैबिनेट के पहला फैसला को देखते हैं इसमें क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं। तो आप देखिए ये ड्रोन कुछ इस तरह से होता है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या फैसले किए गए हैं, जिनको क्रमवार हम पढ़ते हैं। डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म को व्यापार अनुकूल एकल खिड़की ऑनलाइन प्रणाली के तौर पर विकसित किया जाएगा। हरे क्षेत्रों में 400 फीट तक और हवाई अड्डों के परिधि में 8 से 12 किलोमीटर के बीच के क्षेत्र में 200 फीट तक ड्रोन उड़ाने के लिए अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। माइक्रो ड्रोन, जिसे गैर व्यापारिक इस्तेमाल के लिए यूज किए जाते हैं, नैनो ड्रोन और अनुसंधान एवं विकास संगठनों के लिए पायलट लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी। भारत में पंजीकृत विदेशी स्वामित्व वाली कंपनियों द्वारा ड्रोन के संचालन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। ड्रोन और ड्रोन के पुर्जों के आयात को
विदेश व्यापार निदेशालय द्वारा नियमित किया जाएगा, यानी बाहर से जो भी कलपुर्जे आएंगे उनको ऑथराइज या देखने वाली कौन है, विदेश व्यापार महानिदेशालय। साथ ही साथ पंजीकरण या लाइसेंस लेने के पहले सिक्योरिटी क्लियरेंस की आवश्यकता नहीं होगी। अनुसंधान और विकास संगठनों के लिए उड़ान योग्यता प्रमाण पत्र, विशिष्ट पहचान संख्या, पूर्व अनुमति और रिमोट पायलट लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। ड्रोन नियम 2021 के तहत ड्रोन कवरेज को 300 किलोग्राम से बढ़ाकर 500 किलोग्राम कर दिया गया है और इसमें ड्रोन टैक्सी को भी शामिल किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ड्रोन कवरेज कितना बढ़ा दिया गया है, 300 केजी से उठाकर कितना किया गया है, 500 केजी। इसके अलावा उड़ान योग्यता प्रमाण पत्र जारी करने की जिम्मेदारी भारतीय गुणवत्ता परिषद, यानी कि जो लाइसेंस मिलेगा डीएल का वो किसको कौन जारी करेगा, भारतीय गुणवत्ता परिषद निभाएगी और उसके द्वारा अधिकृत संस्थाएं यह प्रमाण पत्र जारी करेंगी। निर्माता स्वप्रमाण के जरिए अपने ड्रोनों की विशेष पहचान संख्या को डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। ड्रोन नियम 2021 के तहत अधिकतम जुर्माना घटाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। बहरहाल अन्य कानूनों के अवहेलना होने पर यह जुर्माना नहीं लगेगा। कार्गो डिलीवरी के लिए ड्रोन कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे। व्यापार अनुकूलन नियम बनाने के लिए ड्रोन संवर्धन परिषद की स्थापना की जाएगी। हम जितने ये देखते हैं 12-13 जितने नियम बनाए गए ये आप देख रहे हैं, इन नियमों में थोड़ी ढील दी गई है और थोड़ा इजी किया गया है रूल को। तो आइए देखते हैं इन इजी के साथ साथ इसको क्यों बनाया गया है, क्यों हर चीज़ को हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, जो जहाँ जहाँ पर अस्पष्टता है उनको क्लियर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये देखते हैं। कड़े नियमों और विनियमन की आवश्यकता क्यों है, उसका रीजन ये है, हाल ही में जम्मू में वायुसेना स्टेशन के तकनीकी क्षेत्र में विस्फोट किया गया था। इसके लिए विस्फोटकों को गिराने पहली बार ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। अभी आपने देखा होगा कि एक अटैक करके ईरान या इराक में जो लड़ाई हो रही थी उसने उनके एक लोगों को मारा है हवाई पट्टी के पास में, उसमें भी ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। पिछले 2 वर्षों में भारतीय क्षेत्रों में हथियारों, गोला बारूद और नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए पाकिस्तान संगठनों द्वारा नियमित रूप से ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है। अगर हम सरकारी आंकड़ों को देखें तो 2019 में पाकिस्तान से लगी सीमा पर 167 ड्रोन देखे गए और वर्ष 2020 में 77 ड्रोन देखे गए हैं। तो आप देख रहे हैं ड्रोन लगातार हमारे लिए खतरा बनते हैं। विदेशी लोग यहाँ पे सूचना एकत्रित करने के लिए भी यहाँ पे आ रहे हैं। हालिया वर्षों के दौरान ड्रोन प्रौद्योगिकी के तेजी से प्रसार और वैश्विक बाजार इसका तीव्र विकास होने से विश्व के सबसे सुरक्षित शहरों में भी ड्रोन हमले की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो भारत को भी अपनी सख्त कार्रवाई करनी होगी। इसके अलावा वर्तमान में ड्रोन विशेष रूप से उन संघर्ष क्षेत्रों में जहां गैर राज्य अपकर्ता, यानी कि जो राज्यों को विस्फोट करने, राज्यों में इकट्ठा करने में बाधा उत्पन्न करते हैं, जो सक्रिय हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स जहाँ सक्रिय हैं और प्रौद्योगिकी तक पहुंच आसान रखते हैं, सुरक्षा के लिए खतरा बनते जा रहे हैं, ड्रोन का आसानी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनके लिए भी रूल बनाए गए हैं। इसके अलावा देखते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरें। तो सबसे इसमें महत्वपूर्ण है इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष। तो आपसे पूछा जाए कि रुद्राक्ष आखिर है क्या, तो इसको देख लीजिए। हाल ही में इसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने उद्घाटित किया है। तो देखते हैं क्या है। हाल ही में वाराणसी में इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष का लोकार्पण किया गया है। इसे जापान की सहायता से निर्मित किया गया है। तो आपसे पूछा जाए कि रुद्राक्ष कहाँ स्थित है, तो ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसको किसके सहायता से डेवलप किया गया है, तो इस देश का नाम है जापान। इस परियोजना का उद्देश्य लोगों को परस्पर सामाजिक और सांस्कृतिक अंतरक्रियाओं के अवसर प्रदान करना है। उसके उद्देश्य की बात की जाए तो ये सामाजिक और सांस्कृतिक अंतरक्रियाओं के अवसर प्रदान करता है। तो ये इसका ये इस रुद्राक्ष का देखिए आप इमेज है। और आज की आखिरी खबर है विश्व युवा कौशल दिवस। वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा युवाओं को रोजगार, बेहतर काम और उद्यमिता के लिए कौशल युक्त बनाने की रणनीतिक महत्व का जश्न मनाने के लिए 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में घोषित किया गया था। तो आपके एक प्रश्न बनेगा कि विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिवस इंचियोन घोषणा एजुकेशन 2013 को अपनाए जाने को चिन्हित करती है। इंचियो घोषणा सतत विकास लक्ष्य 4 का हिस्सा है। आपको पता होना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जिनको 2015 से 2030 के लिए लागू किया गया था, उसमें कुल कितने लक्ष्य हैं, 15। उसमें थे एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 है जिसका संबंध किससे है, समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करने के और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। विश्व युवा कौशल दिवस 2021 की थीम है महामारी उपरांत युवा कौशल की पुनर्कल्पना, रीइमेजिनिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडेमिक। इसी के साथ आज की सारी खबरें समाप्त होती हैं। तो उम्मीद है आपको मेरा ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पसंद आ रहा होगा।
तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।